तो पहला सवाल तो विषय पर यह है कि क्या आपको लगता है कि भारत की पॉलिटिक्स में, राजनीति में ध्रुवीकरण है, और अगर है तो कब तक खत्म हो जाएगा? कोई मियाद है इसकी? जो आपने एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही कि पोलराइजेशन अगर हमारे देश में होता, हमारी सरकार या उससे पहले भी जो रही हो, बीजेपी को कितना वोट मिलता है? 37%, 38%। और लोगों को कितना मिलता है? 62%, 63%। यानी कि अगर पोलराइजेशन, आपका जो कहने का अर्थ है पोलराइजेशन धर्म के आधार पर या जो है वो कास्ट के आधार पर हो, तो उस पार्टी को जिसके पक्ष में पोलराइजेशन है उसको 80% वोट तो मिलना ही चाहिए जी। तो यानी कि इस देश में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं, वो लोकतंत्र की जड़ें बहुत स्ट्रांग हैं, और लोग अपनी इच्छा से, अपनी समझ से, और साथ ही साथ जो है वो पार्टी के गुण और दोष के आधार पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहीं पर भी मुझे नहीं दिखता कि कहीं पोलराइजेशन है। एक चीज़, अगर पोलराइजेशन इस मुल्क में होता तो आज़ादी के बाद, हमारे पड़ोस का मुल्क है और मेरा मुल्क है, दो ही मुल्क है जो आज़ादी के बाद बटे ना। एक पाकिस्तान बना जिसने कि इस्लामिक झंडा लगाया अपने यहाँ, और एक हिंदुस्तान बना जिसने कि पंथ निरपेक्षता का जो है वो ध्वज फहराया। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक कितने थे? 8%। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कितने थे? 24%, 25%, 24.7%। आज हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक कितने हैं? 22% से ज़्यादा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कितने हैं? 1%, 1.25%। यानी ये देश जो है वो, इस देश की संस्कृति, इस देश का संस्कार समावेशी है, और वासुदेव कुटुंबकम की बात हम करते हैं तो हम उसको जीते भी हैं। और इसलिए जो है वो जब पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो वही हमारा जो है वो पोलराइजेशन भी है, और वही देश का संस्कृत और संस्कार भी है। नकवी साहब, आपने बड़ी ही चालाकी से ये कह दिया कि पोलराइजेशन है ही नहीं, तो इसके साथ हमें लगता है कि ये हम लोगों का जो मुद्दा हम लोगों ने चुना है वो मुद्दा ही अप्रासंगिक हो गया, जो बहस का मुद्दा है कि कब खत्म होगा। लेकिन हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, और आप ही के बयान हम कुछ आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। और जैसे आपने 13 जून 2021 को एक ट्वीट किया जिसमें आपने लिखा, जैन रिलीजन्स फिलोसफी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, नॉन वायलेंस, स्पिरिचुअल फ्रीडम, सेल्फ डिसिप्लिन, विच इज़ मोर मीनिंगफुल इवन टुडे फॉर इंटायर वर्ल्ड. Its message of live and let live is more relevant to entire humanity of the world in present situation. फिर अप्रैल 2022 में जब नमाज पर विवाद छिड़ा था पूरे देश में, तो आपने एक इंटरव्यू दिया और उसमें आपने कहा कि इबादत का मकसद शांति को बढ़ावा देना होना चाहिए, डर को नहीं। नियमों के तहत नमाज पढ़ने की जगह तय है, और जो नमाज पढ़ते हैं वे इस्लाम में नमाज पढ़ने की जगह के बारे में बताए गए नियमों से वाकिफ़ हैं, लिहाजा इस पर लड़ने अड़ने का कोई हक नहीं बनता। एक बार फिर आपने कहा सितंबर 29-21 को, राष्ट्र के प्रति यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि सहिष्णुता व मेल जोल की भारतीय संस्कृति को किसी कीमत पर कमज़ोर न पड़ने दिया जाए। आप लगातार ऐसी बातें कहते रहे हैं, और अभी भी आपने लगभग उसी तर्ज पर अपनी बात को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके उलट अभी हमने ताज़ा देखा नुपुर शर्मा का हालिया बयान, हमने सुना शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान भेज देंगे, थूक जिहादी वगैरह वगैरह। हमने हरिद्वार के धर्म संसद में जो बातें हुई वो सुनी। तो आप जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, और जो आपकी पार्टी में हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो आप कह रहे हैं वाकई स्थिति उसी के अनुकूल है, या आपको फिर ये लगता है कि ये आज का सच है और इस सच के साथ हमें चलना है इसलिए हम चल रहे हैं? ये आज का सच बिल्कुल नहीं है। तो फिर बताइए जी, तो फिर जो आपने कहा कि ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं है, तो ये जो आपके विचारों में और आपकी पार्टी
के लोगों के विचारों में और उनके वक्तव्यों में जो विरोधाभास है, क्या वो ध्रुवीकरण को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ध्रुवीकरण देखिए, है? हमारा देश 130, 40, 50 जो भी आप कहें 130, 35 करोड़, 40 करोड़ का देश है। हमारे देश में अलग अलग संस्थाएं भी हैं, अलग अलग लोग भी हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं। संवैधानिक ड्यूटी भी है और संवैधानिक अधिकार भी हैं। हर आदमी यहाँ स्वतंत्र है। आप कहते हैं कि साहब वाणी की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारे कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। जो आपने अभी जिक्र किया कुछ 1, 2, 3 आइसोलेटेड घटनाओं का, वो पार्टी की घटनाएं नहीं हैं, इंडिविजुअल लोगों की घटना हो सकती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों का बड़कपन है, मीडिया का बड़कपन है कि जो दूसरी तरफ कई लोग इस तरह के जहरीली भाषा बोलते हैं उसको थोड़ा सा आप डाउन प्ले करते हैं। वो ठीक है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। कोई देवी देवताओं के लिए कुछ बोल देगा, कोई और हमारे महापुरुषों के लिए बोल देगा, कोई भीमराव अंबेडकर जी के लिए कुछ बोल देगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए भी कुछ बोल देगा, सावरकर जी के लिए भी कुछ बोल देगा। वो आप लोग उसको डाउन प्ले करते हैं। लेकिन अगर किसी ने इस तरह की बात करी तो आप उसको जो है वो बहुत सीरियस तरीके से दिखाते भी हैं और लोगों का रिएक्शन भी होता है। इसमें ये देश की हमारी सहिष्णुता की ताकत है। लेकिन ये ताकत एक तरफा नहीं होनी चाहिए, वन साइडेड। अब क्या होता है, बहुत से लोग हमारे जो है वो मानवाधिकार के मुझसे मिलने आते हैं, देश विदेश के बहुत लोग, ह्यूमन राइट के बहुत बड़े चैम्पियंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोग मिलने आते हैं जी। वो जो आपने सवाल किया कि साहब यहाँ पर तो बहुत इंटॉलरेंस है, यहाँ पर जो है वो माइनॉरिटीज़ बहुत जो है वो पीड़ित प्रताड़ित है। देखिए, मैं इसमें दुनिया का अकेला देश है जहाँ की माइनॉरिटीज़ को प्रिविलेज है। दुनिया के किसी देश में माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज नहीं दिया गया है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान के कारण हो सकता है, अपने श्याम प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, ये तमाम लोगों ने जो बिना उस समय का जो परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से किया होगा। लेकिन आज जो है वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, देखिए गरीब और अमीर के बीच की अब चीज़ रह गई है जी। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिना भेदभाव, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन डेवलपमेंट की बात करी। हमने कभी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी की डेवलपमेंट की बात नहीं करी। हमने कहा ये जो हमारी, जैसे आपने बताया मिनिस्ट्री, ये तो हमें विरासत में मिली है, इस विरासत को हम ईमानदारी के साथ ढो रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.